हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ अभी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बीपीएससी और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4.0 की तैयारी को आसान और प्रभावी बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान भाग 2 की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, यह भाग परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर टीआरई 4.0 बीपीएससी परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न शुरू करने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण बातें बता दें कि यह जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखें तो टीआरई 1 से लेके टीआरई 3 तक आप देखेंगे कि 38वीं बीपीएससी से लेके 17वीं बीपीएससी तक इसी विषय से कई प्रश्न आए हैं। इसलिए इसे अच्छे से समझें ताकि परीक्षाओं में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो हाइड्रोकार्बन के टॉपिक से है। तो पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। तो आपके विकल्प हैं एल्केलेन, विकल्प बी एल्किलीन, विकल्प सी एल्काइन और डी आयनिक बंध। आप साथ में जवाब देते जाएं और जो भी हम इस प्रश्न में और इसका जो व्याख्या करेंगे उसको ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा, जो कि किताब में जितने भी व्याख्या दी गई हैं उसको हम बताते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का बी, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो एल्कलीन है वे वे हाइड्रोजन होते हैं जिनमें कम से कम जो आपका कम से कम एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इनमें जो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होने के कारण हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। और जो इसमें विकल्प नंबर ए है एल्केन, इसको बता दें जो ये एल्केन है ये हाइड्रोजन संतृप्त होते हैं, ये भी हाइड्रोजन संतृप्त होते हैं। इनमें केवल एकल सिंगल जो होता है ना बंधन होता है, जो ऐसे सिंगल बंधन होता है, ठीक। और ये इनका जो सामान्य सूत्र होता है आपका वो CnH2n+2 होता है। और जो आपका विकल्प सी है एल्काइन, इसको बता दें ये भी आपके जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक। और इनमें एक या एक से अधिक में यानी कि ट्रिपल बंधन होते हैं, जैसे कि इसमें ट्रिपल बंधन होते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n-2 होता है। और जो आपका आयनिक बंध है जो विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, इसको बता दें कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंधन बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या हम आयनिक बंध कहते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? आपके विकल्प हैं ईथेन, विकल्प बी मीथेन, विकल्प सी इथीन, विकल्प डी उपरोक्त में से एक से अधिक या विकल्प ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आप भी इस प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करें। दोस्तों, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर आपका सी इथीन। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोजन जो कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने यौगिक होते हैं, क्या कि इनके जो जिनकी जो रासायनिक संरचना में एक या एक से अधिक, जैसे कि कार्बन और कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थिति होते हैं, इसमें मतलब उपस्थित होते हैं। और इथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो
आपके विकल्प हैं ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन और डी गंधक। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जो कार्बन है आपका, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि संसार में सभी जो जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं, कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया ही जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? आपके विकल्प हैं ए हाइड्राइड के रूप में, बी जल के रूप में, सी हाइड्रोजन और गैस के संपीड़न से और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आपका जो सही जवाब है वो है आपका हाइड्राइड के रूप में। विकल्प नंबर आपका ए इसमें सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या जो बुक में दी गई है हम उसको आप पढ़ के बताते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसकी जो व्याख्या है, भौतिक भौतिक रूप से हाइड्रोजन का भंडारण हाइड्रोजन के रूप में किया जाता है और संक्रमण धातु जैसे पीडी, पीटी धातुओं के हाइड्रोजनों में H2 गैस से अधिक आयतन को अवशोषित करने का गुण होता है और जब इन हाइड्राइडों को गर्म किया जाता है तो यह पुनः हाइड्रोजन H2 गैस को उत्सर्जित कर देता है तथा इस गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अतः H2 के भंडारण के लिए धात्विक हाइड्राइडों का प्रयोग होता है। इसकी व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, व्याख्या को आप ध्यान से देखते जाइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन दिए गए विकल्प में किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, किसमें अनुपस्थित होता है? पहला आपका केरोसिन, जिसको बोलते हैं मिट्टी का तेल। विकल्प बी कांच में, विकल्प सी मिट्टी में, विकल्प डी सीमेंट में और विकल्प ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। साथ में आप भी उसका उत्तर देते जाइए कमेंट बॉक्स में। अंततः लास्ट में मैं प्रश्न का उत्तर बता ही रहा हूँ और आपको प्रश्न का जवाब देने के लिए बीच-बीच में कुछ समय भी दे रहा हूँ आपको। तो देखिए प्रश्न 5 का जो उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए केरोसिन। क्योंकि कि ऑक्सीजन में क्या कहते हैं कि केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है और जो रासायनिक रूप से जो केरोसिन होता है, जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, ये हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है, ठीक? और हमें ज्ञात है, हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन का एक यौगिक होते हैं। तो प्रश्न 5 का आपका विकल्प ए केरोसिन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन-सी गैस प्रयुक्त होती है? आपके विकल्प हैं ब्यूटेन, विकल्प बी मीथेन, विकल्प सी प्रोपेन, विकल्प डी रेडॉन। तो इसका जो आपका जो सही उत्तर है विकल्प ए ब्यूटेन। जो ब्यूटेन होता है यह एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, ठीक? और जिसका जो आणविक जो सूत्र होता है आपका होता है क्या बोलते हैं सी 4H10 C4H10, ठीक? और इसका उपयोग जो होता है आपका सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो जो ग्रीन गैस होते हैं उसके मुख्य घटक कौन-कौन से हैं? आपके विकल्प हैं ए कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प बी मीथेन, विकल्प सी नाइट्रेट ऑक्साइड, विकल्प सी ओजोन और विकल्प ए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित जो ऊष्मीय जो क्या बोलते हैं कि अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं, ठीक? तो जो इनमें जो प्रमुख जो गैसें होती हैं, वो तो आपकी होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी, मीथेन भी, नाइट्रेट ऑक्साइड भी, ओज़ोन भी और जल वाष्प भी। तो ये सभी आपके हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। बायोगैस का निम्न में से कौन-सा अवयव प्रमुख है? तो आपके विकल्प हैं ए मीथेन, विकल्प बी प्रोपेन, विकल्प सी ब्यूटेन, विकल्प डी इथेन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें आपका जो सही जवाब है विकल्प नंबर ए मीथेन।
इसके हम आपको व्याख्या पढ़ के बता देते हैं, देख लीजिए। इसकी व्याख्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। बायोगैस के मुख्य संगठक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी तथा सिलेक्सेन उपस्थित हो सकते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन में क्या बोलते हैं कि गोबर गैस और बायोगैस में मीथेन जो गैस होती है लगभग 50 से 75% तक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। बेंजीन में सिग्मा पाई बंध की संख्या होती है। तो ये इसमें आपकी जो पाई बंध की संख्या होती है, पहले विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए 3, 3, विकल्प बी 3 और 6, विकल्प सी 12 और 3, विकल्प डी 12 और 6 और ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आपका जो सही जवाब है प्रश्न नंबर 9 का सी 12 और 3। प्रश्न नंबर 10। कोयले का उपयोग होता है। आपके विकल्प हैं जलाने में, खाने में, दीवार बनाने में, नाव बनाने में। तो सिंपल सा है, कोयले का उपयोग जलाने में किया जाता है। विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है ये है प्रश्न नंबर 1 और टॉपिक है एल्कोहल से। ये प्रश्न है आपका कि एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। आपके विकल्प हैं मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, बी मात्र डिक्शन द्वारा, सी एस्टरिफिकेशन द्वारा, डी ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों द्वारा और ई है कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर है वो है मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। आपके विकल्प हैं इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड और क्लोरोफिल। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो विकल्प नंबर ए इथाइल अल्कोहल। अगला टॉपिक है बहुलक। रसायन विज्ञान का जो भाग 2 में ये तीसरा टॉपिक है बहुलक। बहुलक का पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। आपके विकल्प हैं आइसोप्रीन, बी स्टारीन, सी विनाइल एसीटेट और डी आपका प्रोपीन। तो इसमें आपका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका आइसोप्रोपीन, विकल्प नंबर ए। क्योंकि बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक ही रूप एक ही क्या बोलते हैं इसमें कि जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक जो अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं, ठीक? तो जो बहुलीकरण में भाग लेने वाले जो अणुओं को एकलक एवं उत्पाद को बहुलक कहा जाता है, ठीक? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। आपके विकल्प हैं टेट्राफ्लोरेथिलीन, बी विनाइल क्लोराइड, सी क्लोरोप्रीन, विकल्प डी एसिटिलीन डाइक्लोराइड और डी इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका आपका जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए आपका टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है आपका कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। आपके विकल्प हैं यूरिया एवं फार्मेलिडाइड, बी फिनाल तथा फार्मेलिडाइड, विकल्प सी फिनाल तथा एसीटैल्डिहाइड, विकल्प डी मेलामीन एवं फार्मेलिडाइड। तो इसका जो आपका सही उत्तर है, इसका जो विकल्प बी आपका फिनाल तथा फार्मेलिडाइड, विकल्प सी आपका सही है फार्मेलिडाइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले इस प्रश्न का थोड़ा व्याख्या पे नजर डालते हैं। इसकी व्याख्या है
बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मिथिलीन ग्लाइकॉल एनहाइड्राइड है। यह थर्मोसेटिंग और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। प्रश्न नंबर 3 का यह व्याख्या है। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न 4 है कि सूची को सूची 2 के साथ मिलान करना है। आपका पहला में सूची में पदार्थ है और दूसरा में आपका उपयोग है। तो देखिए आपका पहला है एस एस्पार्टेम। जो एस्पार्टेम होता है वो होता है आपका कृत्रिम मधुरक। विकल्प मतलब कि इसमें ए हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। और जो क्या बोलते हैं कि फ्रेयान होता है आपका, जो ये क्या बोलते हैं कि फ्रेयान होता है वो होता है आपका प्रशीतक। विकल्प मतलब बी का 4। और जो नियोप्रीन होता है नियोप्रीन होता है आपका संश्लेषित रबर होता है आपका। विकल्प सी मतलब कि सी का पहला। और जो बी है डी है बेंड्राडिल। बेंड्राडिल आपका होता है दूसरा जो है क्या बोलते हैं प्रतिहिस्टामिन। तो इसका ये हो गया कि इसके हिसाब से आप मैच करेंगे तो पहले का तीसरा। तो आपका जो विकल्प सी है 3 4 1 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 5 है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या है? तो ये जो आपका विकल्प है पहले देख लीजिए। केवलर, दूसरा नायलॉन, तीसरा टेरिलिन और चौथा चौथा है आपका ट्वीड। तो इसमें आपका जो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए आपको प्रयोग होता है वो होता है आपका केवलर। विकल्प नंबर ए आपका सही है। क्योंकि जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवल हम लोग केवलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केवल केवलर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जो केवलर होता है एक ये पॉलीएमाइड पॉलीएमाइड होता है, ठीक? जो एक प्रकार का बहुलक है, ठीक? यह एक गर्मी होता है तो गर्मी प्रतिरोधी है और उच्च शक्ति इसमें जो अधिक जो ऊर्जा होती है अधिक उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर होता है ये, ठीक? और पैराफेनी जो पैराफेनी होता है पैराफेनी लिग्नामाइन। और इसका नाम बहुत टेढ़ा है, क्या बोलते हैं कि टेरेपथालोयल टेरेपथालोयल क्लोराइड केवलर के 2 ये क्या है कि मोनोमर्स हैं। ये इसके क्या हैं दोनों मोनोमर्स हैं। प्रश्न नंबर अब 6 देखते हैं। जो ये प्रश्न है ये आपका इस बार जो 70 जो बीपीएससी का पेपर हुआ था 70 वाला इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइल एक उदाहरण है। तो जो ये मेलामाइल है पहले आप विकल्प देख लीजिए। पॉलीथीन है या थर्मोप्लास्टिक है या पीवीसी है या क्या बोलते हैं कि थर्मोप्लास्टिक है। नहीं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ही है ये। विकल्प नंबर डी ही आपका सही है। क्योंकि जो फर्श टाइल्स पे बनाने के लिए हम जो मेलामाइल का उपयोग करते हैं उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक करते हैं। क्योंकि हम कोई भी इसका ट्रिक मतलब माइंड में सेट करने के लिए याद करने के लिए था कि जो फर्श टाइल्स लगाया जाता है उसको सेटिंग किया जाता है। सेटिंग करके बैठाया जाता है नीचे नाप के उसको बराबर कट करके। तो याद करने का जो ट्रिक था थर्मोसेटिंग, तो ये क्या है थर्मोसेटिंग है। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं अब। प्रश्न 7 देखने से पहले इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि इसकी व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो इसमें जो मेलामाइन होता है, मेलामाइन एक क्या है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक? और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक मानव निर्मित सामग्री है, जिसे एक बार ढालने के बाद गर्म नहीं किया जा सकता। जो एक बार बन गया उसको दोबारा हम गर्म नहीं कर सकते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अपना आकार खोए बिना उच्च तापमान का सामना कर सकता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यह होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि एच.एम.एक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो अक्सर देखा जाता है कि पूर्ण रूप तो एक ही होता है, 2 बहुत कम ही देखा जाता है। तो इसमें केवल जो डी लिखा है केवल एक जो है हर मैजिस्टिस एक्सप्लोसिव। विकल्प नंबर जो 4 है यही सही हो जाएगा आपका हर मैजिस्टिस एक्सप्लोसिव।
तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एच से हर, एम से मैस्टिक्स, एक्स से एक्सप्लोसिव। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नहीं है, अगला टॉपिक स्टार्ट हो गया कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का इसमें जो पहला प्रश्न है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? फल को पकाने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपके विकल्प हैं इथेन, विकल्प बी एथिलीन और विकल्प सी है मेथिलीन और विकल्प डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग फल को पकाते हैं तो वो जो गैस है उसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन। विकल्प नंबर आपका बी सही है, क्योंकि जो फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए हम एथिलीन गैस का ही प्रयोग करते हैं, ठीक? और एथिलीन एक गैसीय जो पादप हार्मोन है, जो फलों को पकने की प्रक्रिया को क्या करता है कि प्रेरित करता है और इसमें प्रेरित करता है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फल को पकाने के लिए। तो प्रश्न नंबर 1 का आपका एथिलीन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है आपका कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो ये नींबू होता है आपका, तो आपके विकल्प हैं कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? आपके विकल्प हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण या एसिटिक अम्ल के कारण या टार्टरिक अम्ल के कारण या साइट्रिक अम्ल के कारण। और नींबू जो होता है साइट्रिक अम्ल के कारण, विकल्प डी इसमें सही हो जाएगा। इसको याद करने का जो एक तरीका माइंड में इसको सेट किए थे कि नींबू जो होता है, नींबू खाने पे जब नींबू इतना खट्टा होता है खाने के बाद सीटी जैसा, मतलब कि सीटी जैसा आवाज़ या जो मुँह का आकार जो बनता है, सीटी जैसा बनता है नींबू खाने पे, तो ये हो गया। और टार्टरिक अम्ल जो है टार्टरिक अम्ल तो पाए थे इमली में, तो इसको याद करने का तरीका था कि अगर गए थे हम बगीचे में और इमली गिरा हुआ था और पत्तों से ढका हुआ था, तो हम टार-टार के मतलब टार-टार के इमली को खोज रहे थे। तो टार्टरिक याद हो गया। और एसिटिक अम्ल तो एसिटिक अम्ल हो गया, ये आपका सिरका में हो गया। तो एसिटिक मतलब सोचते हैं कि जब गैस बनाता है तो एसिटिक क्या होता है कि एसिडिटी होती है, तो उसके हिसाब से इसको याद करते हैं एसिटिक अम्ल। तो इसका विकल्प क्या बोलते हैं प्रश्न 2 का आपका डी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि एच डबल ओ डबल सी डबल ओ एच को कौन-सा अम्ल कहा जाता है? कौन-सा अम्ल कहा जाता है? आपके विकल्प हैं कार्बोनिक अम्ल, विकल्प बी ऑक्सैलिक अम्ल, विकल्प सी एसिटिक अम्ल, विकल्प डी उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको ये अम्ल कहा जाता है, ये होता है ये किसका है? ये आपका है ऑक्सैलिक अम्ल का, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रश्न नंबर 4 आपका एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो अभी हम एसिटिक के बारे में ऊपर चर्चा किए हैं कि जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिडिटी जब होती है, तो सिरका माइंड में तुरंत आता है। तो एसिटिक जो होता है आपका सिरका में, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। टमाटर में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? कमेंट करके आप बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न 5 देखते हैं। तो 5 प्रश्न देखने से पहले 4 का मैंने बोला कि टमाटर में कौन-सा अम्ल पाया जाता है, उसको कमेंट करिए। तो कमेंट करिए आप और देखिए 5वाँ प्रश्न, सिरके का रासायनिक नाम है। तो सिरके का जो रासायनिक नाम है, पहले विकल्प देख लीजिए। पहला है मेथनॉल, विकल्प बी एथेनॉल, विकल्प सी एसिटिक अम्ल और विकल्प डी। तो अभी सिरके के बारे में तुरंत चर्चा की है कि सिरका, और ऊपर भी प्रश्न था, तो एसिटिक अम्ल, विकल्प नंबर सी आपका सही है। प्रश्न नंबर 6 है। देखिए बीपीएससी के कितने प्रश्न अलग-अलग वर्ष कितने रिपीट हुए हैं। ये सिरके वाला प्रश्न कितनी बार रिपीट हो गया, बस पैटर्न चेंज किया गया है, बाकी स प्रश्न वही है, घुमा के पूछा हुआ है। ये भी प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो कौन होता है? तो एसिडिक होता है, विकल्प नंबर आपका डी। साइट्रिक अम्ल अभी मैंने बताया, सीटी-सीटी जैसे आवाज़ आता है नींबू को खाने पे, मुँह से सीटी जैसा आवाज़ बनता है, तो साइट्रिक नींबू हो गया। और हो गया ऑक्जेलिक अम्ल, इसमें कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका पालक में। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है, पालक जो सब्जियाँ होती हैं हरी। प्रश्न नंबर 7 है आपका कि सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है। तो सिरके के जो अम्ल से जो भी प्रश्न हैं, ये कितने बार आपके आ चुके हैं? तभी हमने देखा कि सिरके में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल इसमें कहीं नहीं है, तो इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर आपका डी। टार्टरिक अम्ल बताएँ कि
टार के पत्ते को टार के इमली को खोजें। साइट्रिक अम्ल, ये भी अभी बताएं कि नींबू खाने पे। लैक्टिक अम्ल, ये तो दूध और दही में, ये तो सबको पता है। इसको एक ट्रिक बताए थे, एक सर थे, कि जो लैक्टिक अम्ल होता है, गाय का चाहे भैंस को गाय का दूध निकाल रहे थे, तो पैर से क्या की कि लेग से क्या की कि लेग से मतलब कि धक्का मारी, लेग से धक्का मारी, ऐसे करके माइंड में इसको सेट किया गया था। अपना-अपना ट्रिक है, अपना-अपना याद करने का तरीका है, जैसा याद हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो टॉपिक है विस्फोटक पदार्थ, तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, वर्ष 1945 में नागासाकी, जापान में गिराए गए बमों में कौन-सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? आपके विकल्प हैं सोडियम, बी पोटेशियम, सी प्लूटोनियम, डी यूरेनियम। तो इसमें आपका किया गया था उसको बोलते हैं हाँ, प्लूटोनियम, विकल्प सी प्लूटोनियम, क्योंकि 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी यानी जापान पर गिराया गया था। इसमें जो आपका जो था ये प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर जो क्या एक जगह और गिराया गया था हिरोशिमा पर गिराए गए जो बम था उसमें था लिटिल बॉय। उस बम का नाम था लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। विकल्प जो डी है उसमें किया गया था यूरेनियम में, और जो नागासाकी में जो किया गया था वो किया गया था प्लूटोनियम में। तो इस प्रश्न का आपका जो सही उत्तर है आपका ये सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? आपके विकल्प हैं स्ट्रासियन, विकल्प सी सोडियम, विकल्प सी सल्फर, विकल्प डी मैग्नीशियम। तो इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा, आप भी प्रश्नों को साथ-साथ अपने मन में या इसका जवाब देने की कोशिश करें और काउंट करें कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, जितना भी अब तक कराया गया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर आपका ए, स्ट्रासियन। जो स्ट्रासियन होता है, स्ट्रासियन के कारण ये पटाखे फूटने पे चमकदार और लाल रंग दिखाई देता है, क्योंकि जो स्ट्रासियम लोड़ों में स्ट्रासियम नाइट्रेट होता है और स्ट्रासियम कार्बोनेट और स्ट्रासियम सल्फेट होता है। इन्हीं के कारण ना जब पटाखा फूटता है तो लाल रंग दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, ये क्या है? नमक है, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है, या सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है, या एस्टर है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका विकल्प नंबर जो डी, जो एस्टर होता है, ये एक नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक होता है। इसकी व्याख्या है कि नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। अगला टॉपिक है ईंधन। तो ईंधन का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 इसमें है ईंधन का जो टॉपिक, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपके विकल्प हैं सांद्रता सेल, विकल्प बी है गैल्वेनिक सेल, विकल्प सी है ईंधन सेल, और विकल्प डी है बी और सी दोनों, और ई है विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह है आपका ईंधन सेल, विकल्प नंबर सी आपका सही है। इसमें आपको बता दें कि ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और ईंधन सेल से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को सम्मिश्रित कर विद्युत धारा का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया में जल का उत्पाद होता है। और ईंधन सेल भी एक साधारण बैटरी की भांति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु यह ऊर्जा को संचय नहीं करता है। ये इसकी व्याख्या थी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? आपको बताना है कि तरलीकृत पेट्रोलियम का गैस का प्रमुख घटक है। आपके विकल्प हैं विकल्प ए मीथेन, विकल्प बी इथेन, विकल्प सी प्रोपेन, विकल्प डी ब्यूटेन, और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प ई, क्योंकि जो तरलीकृत पेट्रोलियम होता है, ये तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक
जो ब्यूटेन होते हैं, ब्यूटेन जो लगभग होता है वो होता है आपका 65%। और जो प्रोपेन होता है, जो प्रोपेन होता है ये होता है आपका लगभग 35%। और इसमें जो अन्य हाइड्रोकार्बन यथा जैसे कि इथेन भी अल्प मात्रा में होता है, ये जो इथेन है ये भी अल्प मात्रा में होता है। तो इस हिसाब से आपका उपरोक्त में से एक से अधिक ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो एलपीजी मुख्यतः होती है, घर में जो एलपीजी प्रयोग करते हैं जो ईंधन, उसमें कौन सी एलपीजी होती है? तो एलपीजी में जो मुख्यतः गैस होती है आपके विकल्प हैं मीथेन और प्रोपेन, और विकल्प सी है एथिलीन, और विकल्प डी है ब्यूटेन। तो इसमें भी जो घरेलू जो ईंधन होता है उसमें जो एलपीजी में जो मुख्यतः गैस होती है उसमें आपकी घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी यानी कि अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो अभी ऊपर पड़े हैं, इसमें हाइड्रोजन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें आपका मुख्यतः प्रोपेन हो गया, ठीक, और तथा ब्यूटेन, और जैसे कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं, जो कुछ गंधक मतलब मिलाया जाता है जिसे मर्क कैप्टेन बोलते हैं, मर्क कैप्टेन, इसको मिलाया जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो गया विकल्प नंबर ए, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें दोनों दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल और डीजल के जब ये अधूरा जलता है तो इसमें आपके क्या होता है? तो आपके विकल्प है नाइट्रिक ऑक्साइड, विकल्प बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विकल्प सी है कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब ये पेट्रोल और डीजल जब अधूरा जलते हैं तो इसमें हमको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। विकल्प नंबर आपका डी इसमें आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले अगला प्रश्न देखने से पहले इसकी हम व्याख्या बता देते हैं। इसकी जो व्याख्या है, ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं होता, मतलब नहीं हो पाता है। इससे मुख्यतः जो हमें गैस उत्पन्न होती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है या उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है, किसमें किया जाता है? आपके विकल्प हैं सीटेन संख्या द्वारा, विकल्प बी ऑक्टेन संख्या द्वारा, विकल्प सी ब्यूटेन संख्या द्वारा, विकल्प डी रेनॉल्ट संख्या द्वारा। तो इसका जो आपका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 5 का ऑक्टेन संख्या द्वारा, विकल्प नंबर बी आपका सही है। कि प्रश्न 6 है कि निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है? आपके विकल्प हैं आइसो ऑक्टेन, विकल्प बी नियो ऑक्टेन, विकल्प सी एन ऑक्टेन, विकल्प डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दिए गए विकल्प है आपके, इसमें से किसी भी विकल्प में जो ऑक्टेन संख्या है इनमें से किसी का 0 नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ई, इसमें आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो आइसो ऑक्टेन होता है, ये आइसो ऑक्टेन होता है, इसकी जो संख्या होती है वो होती है 100, ठीक। और जो एन ऑक्टेन होता है इसकी संख्या होती है -10, और जो जिसकी 0 होती है वो होता है एन हेप्टेन। एन हेप्टेन की संख्या जो होती है, जो एन हेप्टेन की जो ऑक्टेन संख्या होती है वो 0 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो आपके विकल्प हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, N2, H2 और CH4। तो आपको सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है CH4। क्योंकि जो सीएनजी होती है, सीएनजी धरती के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ठीक। और इसमें जो 80 से 90% मात्रा में मीथेन होती है, मीथेन CH4। और मीथेन गैस पेट्रोल एवं डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87, क्या कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को 70 और नाइट्रोजन ऑक्साइड को 87%, और जैविक जो गैसों को लगभग 89%, 89 मतलब कि 89
प्रतिशत कम उत्सर्जित करती है। तो इसके अनुसार आपका विकल्प नंबर इसमें डी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन से तेल लगता है। तो स्वचालित कार मतलब जो अपने आप जो, तो ये तो प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें किससे कार चलती हैं? प्रश्न है मिट्टी के तेल से, प्रश्न विकल्प 8 का प्रश्न है मिट्टी के तेल से, बी वनस्पतिक तेल से, सी अल्कोहल से, डी पेट्रोल से। तो नॉर्मली पता है कि किससे चलता है, पेट्रोल से। विकल्प नंबर डी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इस चारों विकल्प में गलत कौन है? कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। तो ये विकल्प, दूसरा आपका विकल्प है सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। विकल्प सी है आपका एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। और विकल्प डी है टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान कटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका जो ये विकल्प सी बता रहा है कि एक जो कृत्रिम रेशम कहा जाता है, जो एक्रेलिक है, एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। यही विकल्प आपका गलत है। कारण आप देख लीजिए क्यों गलत है। क्योंकि जो एक्रेलिक होता है उसको कृत्रिम ऊन कहा जाता है और जो रेयान होता है, रेयान को सामान्यतः हम लोग कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका विकल्प जो ए है और बी और डी ये सही हो जाएगा। ए और बी और डी सही हो जाएगा और सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक जो टॉपिक है खाद्य संरक्षण एवं पोषण औषधि। इस टॉपिक्स का पहला प्रश्न है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। इसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आपके विकल्प हैं हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपका जो सही है उत्तर आपका हाइड्रोजन। विकल्प ए जो है हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, इसका उपयोग किया जाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। तो वनस्पति जो तेलों को वनस्पति घी में बदलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। निकेल जो मतलब बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसमें क्या होता है कि वनस्पति और हाइड्रोजन दोनों मिला के 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पर 180 डिग्री सेल्सियस पर तब जाके क्या होता है? वनस्पति घी आपका बनता है। प्रश्न नंबर 2 है आयोडीकृत लवण में रहता है आपका। तो इसमें आपका रहता है पोटेशियम आयोडाइड। विकल्प नंबर आपका डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि खाने का नमक NaCl किससे बनता है? आपके विकल्प हैं कमजोर अम्ल, कमजोर क्षार। दूसरा विकल्प है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। तीसरा है कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार। चौथा है मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार। तो आपका जो खाने वाला नमक बनता है उसमें आपका दोनों मजबूत होता है, मतलब कि मजबूत अम्ल भी होता है और मजबूत क्षार भी होता है, तभी जाके NaCl बनता है, मतलब उदासीन। तो आपका विकल्प नंबर इसमें भी आपका सी सही है, बी सही है आपका। क्योंकि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य जब अपक्रिया होती है तो जो नमक बनता है यानी लवण को उदासीन लवण भी हम लोग कहते हैं, जैसे कि NaCl, KNO3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड आपकी क्या है? वह है आपके विकल्प में प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा मतलब सी है वसा और डी है खनिज। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा विकल्प नंबर आपका सी, ये ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये आपका वसा होता है। प्रश्न नंबर 4 का सी आपका सही है।
व्याख्या आपको बता दें कि ट्राइग्लिसराइड जो शरीर में पाए जाने वाले वसा जैसे कि फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर में जो भोजन प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है और ट्राइग्लिसराइड कोशिकाओं में संचित होता है। प्रश्न नंबर 5 है कि कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके विकल्प हैं एस्पार्टेम, बी सैकरीन, सी सुक्रालोज, डी इलिटेम और ई है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसमें जो आपका होता है वो आपका होता है सुक्रालोज। विकल्प नंबर आपका सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण हेतु प्रयोग होता है? आपके विकल्प हैं साइट्रिक एसिड, विकल्प बी पोटेशियम क्लोराइड, विकल्प सी सोडियम बेंजोएट, विकल्प डी सोडियम क्लोराइड। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। इसमें आपका हो जाएगा जो विकल्प सी है सोडियम बेंजोएट, ये आपका सही है क्योंकि जो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य परीक्षण के लिए किया जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H5COONA। अगला प्रश्न देखते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाते हैं उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इस चारों ऑप्शन में देखिए, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, विकल्प सी है मीथेन, विकल्प डी है नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिश्रण। तो इसमें आपका जो हो जाएगा सही उत्तर विकल्प नंबर आपका सी मीथेन। खाना बनाने में जो मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है और इसको हम लोग जैसे कि गांव में जो जानवरों के जैसे कि भैंस गाय का जो गोबर होता है या कूड़ा कचरा होता है आदि से प्राप्त किया जाता है। तो प्रश्न नंबर अब 8 देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? आपके विकल्प हैं अमीनो अम्ल, विकल्प बी ग्लिसरॉल, विकल्प सी ग्लूकोज, विकल्प डी माल्टोज। तो इससे आपका बनता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट के आपका जो बनता है वो है ग्लूकोज। जो पाचन में कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के जो उपरांत क्या होता है ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं को हमें जैसे कोशिकाओं को क्या करता है ये ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 9 है कि अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो आपके विकल्प हैं पाइरुविक एसिड, विकल्प बी है एसिटेल्डिहाइड और विकल्प सी है इथाइल अल्कोहल, विकल्प डी है फार्मिक एसिड। तो इसमें आपका जो एल्कोहलिक खमीर होता है उसका जो उत्पाद में आपका इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर आपका विकल्प सी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो आपके विकल्प सुन लीजिए मोल्टेज, इन्वर्टेज और जाइमेज और चौथा डी है डाइस्टेज। तो इसमें आपका जो सही आपका उत्तर है वो है आपका जाइमेज। विकल्प नंबर आपका सी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र है, आपको बताना है ग्लूकोज का सूत्र है। तो इसमें जो आपका ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा आपका C6H12O6। विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो मच्छर भगाने में जो रसायन प्रयोग किया जाता है आपके विकल्प हैं एलिथ्रीन, बी एंट्रोपिन, विकल्प सी है 2-आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल और विकल्प डी है बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है विकल्प ए एलिथ्रीन। तो आप याद कर लीजिए कि मच्छर भगाने के दवाओं में जो मिलाया जाता है वो मिलाया जाता है एलिथ्रीन। प्रश्न नंबर 13 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें है आपका त्वचा कैंसर। तो त्वचा कैंसर आपका हो जाएगा ये आपका पैराबैंगनी प्रकाश। तो ए का
दूसरा हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण को हम लोग नापते हैं डेसिबल में, तो ये 3 हो जाएगा बी का। और वैश्विक तापमान, तो ये तापमान बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये हो जाएगा सी का डी। और ओजोन छिद्र, तो ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विकल्प डी इसमें आपका डी का पहला हो जाएगा। तो इसके अनुसार आपका जो सही इसमें हो जाएगा विकल्प आपका पहले का दूसरा है, तो 2, 3, 4, 1, यानी कि विकल्प नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है, तो ये आपका है इसमें विकल्प, तो एस्पिरिन, और विकल्प बी है पैरासीटामोल, विकल्प सी है क्लोरोक्वीन, और विकल्प डी है पेनिसिलिन। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर विकल्प नंबर जो डी है पेनिसिलिन। ये आपका एंटीबायोटिक दवा में प्रयोग किया जाता है। इसमें और इसमें और बता दें आपको कि जो ये जो क्या बोलते हैं कि पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन है ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक। और एस्पिरिन है, एस्पिरिन जो आपका और पैरासीटामोल, ये दोनों इसको बोलते हैं हम लोग पीड़ानाशक एवं ज्वरनाशक औषधि। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कि पीड़ानाशक और ज्वरनाशक औषधि। जबकि ये जो क्लोरोक्वीन है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं मलेरिया रोधी। हाँ, मलेरिया रोधी बोलते हैं इसको, विकल्प सी वाले को। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। माफ़ करिए, इसमें जो एंटीबायोटिक है आपका पेनिसिलिन, अभी डी से इसमें सही है। बाकी सब विस्तार से बता ही दिए हैं, तो ये पेनिसिलिन आपका डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि। ये जो प्रश्न है आपका बीपीएससी टीचर में कई बार पूछा जा चुका है, और ये बीपीएससी का समझे कि एक बहुत ही मनपसंद प्रश्न है, ये बार बार पूछता है। तो ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, हुबहू दिया हुआ है। तो इसका आप विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए है कि टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। विकल्प बी है जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। और विकल्प सी है जिंक टीन से महंगा है। और डी उपरोक्त में से एक से अधिक है, ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका कि जिंक जो होता है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। विकल्प नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको बता दें कि जो जिंक होता है और टीन की तुलना में तो अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है, खाना खाने वाला जो डिब्बा पैक किया जाता है, उस पर टीन की परत नहीं चढ़ी होती है। क्या कहते हैं कि टीन की परत चढ़ी होती है और जिंक की परत नहीं चढ़ी होती है। तो इसलिए विकल्प इसमें भी आपका सही है। और ये जो ऑप्शन है जिंक टीन से महंगा होता है, ये तो वैसे ही सब, इस विकल्प में कोई लॉजिक ही नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि। देखिए ये भी प्रश्न रिपीट हो गया, वो टीचर के पीएचडी में पूछा था 11-12 में। और देखिए ये टीआरई 3 में प्रश्न पूछा हुआ है, और ये टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा था। ये शायद प्राइमरी में पूछा था। तो इसका भी आपका सही उत्तर आपको हो जाएगा कि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ये इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। आपके विकल्प हैं रासायनिक संरचना, विकल्प बी औषधि प्रभाव, विकल्प सी आणविक लक्ष्य, विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा आणविक लक्ष्य, विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, इसका आप लोग उत्तर बताइए कि 100% शुद्ध इथेनॉल को कहा जाता है। आपके विकल्प हैं पूर्ण शराब, जहरीली शराब, इथेनोइक एसिड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 100% शुद्ध इथेनॉल होता है हम लोग उसे कहते हैं पूर्ण शराब, यानी कि पूर्ण रूप से बना हुआ शराब। तो विकल्प ए आपका सही है, क्योंकि यह शुद्ध इथेनॉल से 100% शुद्ध इथेनॉल जैसे कि C2H5OH, इसको
क्या बोला जाता है कि पूर्ण शराब कहा जाता है, उसका ये इथेनॉल का सूत्र है। प्रश्न नंबर 19 है कि हरित रासायनिक शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसमें आपका जो आपका विकल्प देख लीजिए, या इसका डायरेक्ट हम उत्तर बता देते हैं। इसका आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, डी, क्योंकि जो हरित रासायनिक या रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन है जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या खत्म कर देता है। ठीक, तो जो हरित रासायनिक के उपयोग की सहायता से पर्यावरणीय जो समस्याओं का जो समाधान प्राप्त किया जा सकता है। इसके उपयोग से जैसे कि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। अतः इसमें जो आपका विकल्प डी है वही सही है। आपका अगला टॉपिक है अपमार्जक। इसमें पहला प्रश्न है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, तो इसमें जो आपका प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सल्फोनेट। विकल्प नंबर डी आपका इसमें सही है। प्रश्न नंबर 2 है कि साबुन ग्रीज को हटाता है। तो जो साबुन ग्रीज को हटाता है, इसमें आपको हम डायरेक्ट उत्तर बता दे रहे हैं कि इसका जो उत्तर होगा आपका पायसीकरण, विकल्प नंबर सी के द्वारा साबुन ग्रीज को हटाया जाता है पायसीकरण के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है कि अपमार्जक क्या है। तो अपमार्जक वह है जो आपका क्या बोलते हैं कि शोधन अभिकर्ता। विकल्प डी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो साबुन बनाने में जो प्रयुक्त होता है आपका विकल्प इसमें देख लीजिए, वनस्पति तेल है, और उसके बाद मोबिल तेल है, सी है केरोसिन तेल, और डी है कटिंग तेल। तो इसमें आपका सही उत्तर आपका वनस्पति तेल हो जाएगा, क्योंकि साबुन बनाने में हम वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं, ना कि मोबिल का या कटिंग तेल का या केरोसिन का। तो ये सब नहीं होगा, आपका हो जाएगा वनस्पति तेल। प्रश्न 5 है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की जो अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो है आपका, जो इसमें विकल्प नंबर बी दिया हुआ है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। इसके कारण जल की अस्थायी और कठोरता का यह कारण होता है। अगला टॉपिक है उर्वरक। तो उर्वरक का जो पहला प्रश्न है आपका, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। आपके विकल्प हैं CH और O, CNO और CHNO, CHN और CHNO। तो इसमें आपका हो जाएगा जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, CHNO। प्रश्न नंबर 2 है कि उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इस पर स्टार लगा हुआ है, तो इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। और ये पेपर 17वीं BPSC में आया था। ठीक, इस बार इसकी व्याख्या है कि प्रश्नगत विकल्पों में फास्फोरस का उपयोग शीघ्र विकास प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। फास्फोरस के अलावा पोटेशियम और नाइट्रोजन का उपयोग भी पौधों के विकास में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। यह प्रश्न आपका 17वीं BPSC री एग्जाम में पूछा गया था। तो ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, आपका मत्स्य पालन से या उर्वरक से या तिलहन से या आलू से। तो ग्रे क्रांति मतलब आपका उर्वरक। विकल्प बी आपका सही है। इसमें आपको बता दें कि जो ग्रे क्रांति है आपकी, ये तो उर्वरक उत्पादन से हो गया, और जबकि जो नीली क्रांति है वो मत्स्य पालन, जो नीली क्रांति है वो मत्स्य पालन से, और जो पीली क्रांति है, पीली क्रांति को हम लोग तिलहन उत्पादन के लिए, ठीक, और तथा जो ये आलू उत्पादन है इसको हम लोग बोलते हैं गोल क्रांति। इसको बोलते हैं गोल क्रांति, गोल क्रांति। तो याद रख लिए, मत्स्य पालन आपका हो गया नीली क्रांति, और उर्वरक हो गया आपका ग्रे क्रांति, और गोल क्रांति आलू गोल, इसको गोल क्रांति ऐसे याद कर लीजिए, और पीली क्रांति तिलहन।
अब है विविध। इसमें जो भी हैं अलग अलग टॉपिक के जो प्रश्न हैं, इसमें जो पहला प्रश्न है फैराडे स्थिरांक। आपके विकल्प हैं कि इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, या इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, या विकल्प सी है विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया हो। विकल्प डी है सार्वभौमिक स्थिरांक है, और विकल्प ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो फैराडे स्थिरांक होता है ये आपका सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। विकल्प नंबर डी इसमें आपका सही है। इसकी व्याख्या बता दें आपको कि फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, और फैराडे स्थिरांक का जो मान होता है वो होता है 96,487 इसका ये मान होता है, कैलोरी मोल होता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेशों की मात्रा फैराडे स्थिरांक के रूप में परिभाषित की जाती है। तो प्रश्न नंबर 1 फैराडे स्थिरांक जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है आपका डी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो कोरंडम और क्रायोलाइट के जो धातु के जो अयस्क हैं वो आपका जो एल्युमिनियम है ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो जो इसमें आपका कैंडियम है, विकल्प नंबर डी, ये आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो जो इसमें से सबसे अच्छा जो अग्निशामक है आपका विकल्प है मिट्टी, जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो यह है आपका विकल्प नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आग से बचाव हेतु कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक अच्छा अग्निशामक है। अग्निशामक यंत्रों में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है। आपके विकल्प हैं ए PD, बी Fe, सी NI और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। PD का मतलब पैलेडियम, Fe मतलब आयरन, Ni मतलब निकल। तो इसमें आपका जो सही उत्तर आपका Ni निकल, विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही है, निकल या निकल। प्रश्न नंबर 6 है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आपके विकल्प हैं विकल्प ए बायल, बी लेवोजियर, सी आवोगाद्रो, सी आइंस्टीन। तो इसमें आपका जो उत्तर है आपका आइंस्टीन ने कहा था कि किसी पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग होता है। पेपर क्या होता है? सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो आपके विकल्प हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, विकल्प बी है पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सी सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल और डी है हल्दी। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है इसमें आपका विकल्प जो ए आपका है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो आपका जो शराब पीने के बाद जो गाड़ी चलाते हैं उसकी जांच के लिए जो फिल्टर पेपर लगा होता है वो आपका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको याद कर लें क्योंकि ऐसे नाम बहुत जल्द भूलते हैं। खासकर रसायन विज्ञान के जो भी नाम हैं बहुत उल्टे और
होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो सबसे जो अधिक होती है आपके विकल्प हैं, पहले विकल्प देख लीजिए। विकल्प ए है HCl, विकल्प बी HNO3, सी है आपका H2SO4, डी है H2CO3। तो आपका इसमें तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर जो सी है H2SO4, ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा होने के लिए आपका विकल्प इसमें दिया है कारखानों से, बी पेट्रोल से, सी कोयला जलाने से और डी लकड़ी से। तो हम जानते हैं कि जो अम्ल वर्षा के लिए ज़्यादातर जो आपका जो SO2 होता है अम्ल वर्षा में, मुख्य जो कारण होता है SO2 और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ये जो अहम भूमिका निभाते हैं। पर इसमें आप देखिए तो और इन दोनों का जो उत्सर्जन होता है, ये जैसे कि कारखानों से और पेट्रोल तथा ऊर्जा के उत्पादन से और उत्पादन और संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। तो इसके अनुसार आपका एक से अधिक होना चाहिए, पर एक से अधिक इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का नोटबुक में स्टार लगा के आंसर दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 10 है कि अम्ल वर्षा के घटक हैं। तो अम्ल वर्षा के जो घटक हैं अभी हमने ऊपर देखा, इसके बारे में चर्चा किए थे। तो अम्ल वर्षा में आपका आ जाएगा जैसे कि HNO3 भी आ जाएगा और H2SO4 भी आ जाएगा। तो आपका ए और बी इसमें दोनों सही हैं, ए बी यानी ए और बी दोनों सही है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, मिश्रित के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी जो विकल्प नंबर सी है क्रोमेटोग्राफी, ये आपका सही हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। विकल्प नंबर सी इसमें आपका सही है। प्रश्न नंबर आपका 12 है, एक्सरे में बड़ा अक्षर X का मतलब किरण है। तो इसमें क्या होगा आपका, तो उसमें जो किरण होती है वो होती है आपकी अननोन, मतलब अज्ञात होती है। विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही है, क्योंकि जो एक्सरे में वर्णाक्षर X जो का मतलब X का मतलब अननोन अज्ञात किरण है। ज्ञात होगा कि X किरण एक प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है और यह जैसे कि चिकित्सक पद्धति आंतों के रोगों के निदान में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो गैस आपके उपयोग क्या करती है कि योगदान देती है, तो इसमें आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, नाइट्रेट ऑक्साइड भी हो जाएगा और मीथेन हो जाएगा। ये तीनों गैस आपकी हो जाएंगी। इसके हिसाब से आपका विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव एक ऐसी घटना है कि जहाँ पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ गैसें सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं और करके उन्हें रोकती हैं। इन गैसों का जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है, जो गैसें आती हैं उनको ग्रीन गैस हाउस के रूप में जाना जाता है। ग्रीन हाउस जो गैसों में जो प्रमुख रूप से आपका ये तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मीथेन इसमें हो ही गया और नाइट्रेट ऑक्साइड हो गया और जैसे जलवाष्प होता है वो भी हो गया इसमें। तो इसके हिसाब से आप विकल्प डी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो जिसमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं है वो है आपका Na+। विकल्प नंबर ए आपका सही है। ये 70 PPSC में ये प्रश्न आया था इस बार, और एग्जाम जो हुआ था पुनः परीक्षा उस पेपर में आया हुआ था। अगला प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं वो कहा जाता है। आपके विकल्प हैं जल शुष्क और बी है आपका प्रस्ववित पदार्थ और सी है लोनीय पदार्थ और डी है निर्जलीकरण कारक। तो इसमें आपका हो जाएगा जल शोषक। विकल्प नंबर आपका ए जल शोषक। इसमें क्योंकि जो ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से क्या करते हैं कि नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उनको हम लोग जल शोषक पदार्थ मतलब कि कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि आपके विकल्प में CO रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO शरीर में पानी को निकालता है और निर्जलीकरण का कारक बनता है, या विकल्प डी है कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में प्रोटीन के जमाव का कारण बनता है, और ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो इसमें विकल्प बी है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, ये आपका सही है। इसमें आपका व्याख्या बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है कि संयोजन करके रक्त परिसंचरण को बाधित करती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है, रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जो मोटर वाहन तथा भट्ठियों में जो ईंधन के जलने से निकलती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, और इसका जो विकल्प बी है आपका सही है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का प्रमुख कारण है। तो ये भी प्रश्न आपका 17वीं BPSC प्री एग्जाम में, मतलब कि जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था। तो ये है आपके विकल्प प्लास्टिक का निपटान, बी है जीवाश्म ईंधन का जलना, सी है वनों की कटाई, डी है कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। तो इसका आपका जो सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन का जलना, ये आपका प्रदूषण का प्रमुख कारण है। प्रश्न नंबर 18 है। 18 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। तो अब विकल्प हैं विषमांगी उत्प्रेरक, बी उत्प्रेरक वर्धक, सी समांगी उत्प्रेरक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। विकल्प डी आपका सही है, क्योंकि इसकी व्याख्या है कि जो प्रश्न दिया गया है इस विकल्प में सभी जो उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं और उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया दर को तीव्र करने का कार्य करता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर अभिकारकों की सांद्रता, उत्प्रेरक तापमान तथा अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः जो इसमें विकल्प डी है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है कि हल्के बुलेटप्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करता है। आपके विकल्प हैं टेरिलिन, बी नाइलॉन, सी केवलर और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका केवलर है, केवलर, इसको केवलर लिखा है, और केवलर ये क्या करता है कि हल्के जो बुलेटप्रूफ हेलमेट तथा आवरण के निर्माण के लिए केवलर फाइबर का मतलब उपयोग किया जाता है। केवलर एक क्या है कि एक मजबूत और गर्मी मतलब उष्मा प्रतिरोधी तथा सिंथेटिक फाइबर है ये। तो इसका आपका सी आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया था तत्व कौन है इसमें। तो जो इसमें प्रथम कृत्रिम जो रूप से तैयार किया गया था वो है आपका टेक्टिनियम, मतलब कि विकल्प ए जो है ये आपका सही है। टेक्टिनियम Te का जिसका परमाणु क्रमांक आपका 43 होता है। इसका जो आणविक जो भार होता है वो होता है 96.9062, ठीक। और इसे 1937 में कार्लो पेरियर जो थे, कार्लो पेरियर और एल्मियो द्वारा आइसोलेट किया गया था, मतलब उनके द्वारा ही ये मतलब तैयार किया गया था। प्रश्न नंबर ये है कि निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। प्रश्न नंबर 21 में पूछ रहा है कि कौन सा कोलाइड नहीं है। तो आपके जो विकल्प हैं सिरका, विकल्प बी धुआं, सी रक्त, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें आपका जो कोलाइड नहीं है वो है आपका धुआं, विकल्प नंबर बी आपका इसमें आपका सही है। क्योंकि इसमें जो दो पदार्थ के विषम मिश्रण में जिनमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण दूसरे पदार्थ से विस्तारित रहते हैं कोलाइड कहलाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण है जैसे कि धुआं हो गया। कोलाइड के जो प्रमुख उदाहरण है धुआं, कोहरा और ये जो शेविंग जो क्रीम आती है ये सभी मतलब कोलाइड के
उदाहरण है। तो इसमें यह प्रश्न थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि ये इस प्रश्न का जो उत्तर लग रहा है कि मिसप्रिंट है, क्योंकि ये धुआं दिया हुआ है और जो ये व्याख्या दिया हुआ है उसके हिसाब से, और हम लोग भी जानते हैं या कहीं पढ़े हैं कि इसमें आपका जो कोलाइड है वो आपका धुआं भी है, रक्त भी है। आपको इसमें सिरका नहीं होना चाहिए, ये सिरका होना चाहिए सही उत्तर। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ये धुआं आपका नहीं होगा, ये सिरका होना चाहिए। कोलाइड में आपका दूध भी आ जाता है, तो इसका उत्तर सही कर लीजिएगा। इसका ए आपका कोलाइड नहीं है, बाकी धुआं, रक्त, ये सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 धातुएं ए बी सी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं -1.2 वोल्ट इन धातुओं का अपचयन शक्ति है। तो इसमें आपका जो अपचयन शक्ति होता है, तो इसमें जो इसका मान माइनस में जितना अधिक रहता है वही इसमें बड़ा होता है, क्योंकि अपचयन शक्ति पूछा है। तो आपका इसमें जो -3 है ये, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा बी। उसके बाद माइनस वाला ये सी, पहले बी हो जाएगा फिर सी हो जाएगा फिर ए, मतलब जो माइनस में जो मान रहता है वो इसमें बड़ा होता है। तो आपका विकल्प नंबर आपका बी इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये विस्तार दिया हुआ इसका व्याख्या कि जिस धातु का मानक विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है वह उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होती है। देखिए धातु और मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ए का 0.5 वोल्ट, बी का, तो इस हिसाब से उसका उत्तर दिया हुआ है बी सी ए। ये आपका प्रश्न समाप्त हुए। अभी जो रसायन विज्ञान का जो भाग 1 था उसमें कुछ प्रश्न आपके छूटे हुए हैं, मतलब कि रह गए थे, उसको हम अभी इसमें शामिल करते हैं। ये जो टॉपिक है धातु, खनिज एवं अयस्क, इसके कुछ प्रश्न आपके वीडियो के रसायन विज्ञान पार्ट 1 में कुछ प्रश्न इसके रह गए थे। कारण था कि इसके रिगार्डिंग कुछ मतलब कि प्रॉब्लम के कारण कुछ प्रश्न उसमें रह गए थे, तो उसको मैं इसी वीडियो में सबसे लास्ट में इसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसका जो बचे हुए प्रश्न है। लोहे का विशुद्धतम रूप है, तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है आपका प्रश्न नंबर डी, पिटवा लोहा, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो वो होता है आपका लोहा का। नहीं, माफ़ कीजिए, लोहा का नहीं, इसमें आपका जो होता है सबसे उच्च गलनांक ये होता है आपके बोरान का। विकल्प नंबर ए आपका सही है, क्योंकि किसी ठोस पदार्थ का जो गलनांक वो तापमान होता है जिस पर वह अपने ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक, तो गलनांक पर ठोस और द्रव प्रवस्था सामान्यावस्था में होती है। बोरान का गलनांक जो होता है आपका वो होता है 2350 केल्विन, और एल्युमिनियम का गलनांक होता है वो होता है 933.473 केल्विन, और सिलिकॉन का जो गलनांक होता है आपका वो होता है 1687 केल्विन, और लोहा का गलनांक होता है वो होता है आपका 1811 केल्विन, मतलब 1811। तो इसमें जो सबसे उच्च होगा आपका बोरान का होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है, आपके विकल्प हैं AlO3 और बी है Al3O2, विकल्प सी N2O, विकल्प डी NO2। इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा Al2O3, विकल्प नंबर आपका ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तो वो इसमें आपका जो बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैसें हैं वो प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। विकल्प नंबर इसमें आपका सी इसमें सही है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि गैल्वेनाइड लोहे की पाइप पर परत होती है। विकल्प है आपके जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की। इसमें आपका जो सही उत्तर है जस्ते की। गैल्वेनाइड्स में लोहे की पाइप पर जस्ते की परत होती है। इसका आपको बता दें कि जो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, उस पे जंग न लगे, उसको बचाने के लिए उस पर जस्ते मतलब जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और जिंक की परत चढ़ाने की विधि को हम लोग बोलते हैं
गैल्वेनीकरण। अतः इसमें जो आपका जो सही उत्तर है विकल्प ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्व वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो इसमें जो मानव के पसीने से जो निकलता है उसमें तो आपका ये इसमें आपका लोहा का, मैग्नीशियम, जस्ता इसमें आपके एक से अधिक हो जाएँगे, क्योंकि जो मानव का जो ये पसीना होता है, पसीने में मुख्य रूप से मतलब पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें जो खनिज होते हैं, अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं, ठीक? तो पसीने में मुख्य रूप से आपकी जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम, कैल्शियम भी, मैग्नीशियम भी, जिंक और आयरन तत्व ये मतलब पाए जाते हैं। तो इसके हिसाब से आपका विकल्प नंबर आपका डी इसमें विकल्प नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा, दो में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक अलौह धात्विक खनिज है? तो इसमें भी आपका एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका इसमें आपका ई इसमें सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ई आपका इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि जो अलौह धात्विक खनिज है, वह खनिज होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, जैसे कि आपका कोबाल्ट हो गया, ठीक? टिन हो गया और जैसे कि तांबा, जस्ता इत्यादि, वे सभी जिसमें लोहे की मात्रा होती है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कि मैंगनीज, निकेल, क्रोमियम। तो धात्विक, अधात्विक की अलौह धात्विक जो खनिज हैं, उसमें आपकी आ जाएँगे जैसे कोबाल्ट, टिन, ठीक? और जो धात्विक होता है, जिसमें कि लोहे की मात्रा होती है, तो मैंने अभी बताया कि मैंगनीज, निकेल और क्रोमियम ये सभी आ जाएँगे। तो इस हिसाब से आपका उत्तर इसमें एक से अधिक आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ट्यूबलाइटों तथा प्रकनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किससे बनता है? आपके विकल्प हैं सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ग्लास के टुकड़े। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है इसमें भी आपका एक से अधिक, क्योंकि जो ये इसके अंदर आपका जो निर्माण होता है उसमें सिलिका भी सेरियम ऑक्साइड भी होता है तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइडों से बना होता है। तो इसका भी आपका विकल्प नंबर ए इसमें सही है। और जो ये बना होता है, इसमें और बता दें आपको कि जो ट्यूबलाइटों और प्रकनलियों में जो प्रयोग किए जाने वाला जो ग्लास जो क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का एक अक्रिस्टलीय जो पारदर्शी मिश्रण है और उसका निर्माण जो होता है, उसमें उसके निर्माण में जैसे कि सिलिका, सेरियम ऑक्साइड तथा सोडियम अन्य ऑक्साइडों से होता है। तो ये था इसकी पूरी व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस धातु में विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो इसमें आपको याद रखना है कि जो रजत होता है, इसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। और जो विद्युत चालकता का जो क्रम होता है, उच्च से निम्न की तरफ, जैसे कि सबसे अधिक चांदी में हो गया, सबसे अधिक आपका चांदी में हो गया। उसके बाद आपका तांबा में जो विद्युत चालकता होती है, उच्च से निम्न, उसके बाद आपका एल्युमिनियम में, ठीक? एल्युमिनियम के बाद उसके बाद आपका आ जाएगा बेरिलियम में, उसके बाद आपका कैल्शियम में, लास्ट में आ जाएगा आपका कैल्शियम में। तो इसमें आपका जो बी है सही है, रजत। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु होती है, तो जो इसमें सबसे भारी धातु है, आपके विकल्प हैं सोना, विकल्प बी चांदी, विकल्प सी पारा, विकल्प डी प्लेटिनियम। इन चारों में सबसे जो भारी धातु है वो है आपके प्लेटिनियम, विकल्प डी आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है मतलब ये किसका होता है? तो ये आपका होता है, आपके विकल्प हैं बूझा चूना, विकल्प बी है कैल्शियम कार्बोनेट, विकल्प सी है कैल्शियम ऑक्साइड, विकल्प डी है जिप्सम। तो इसमें आपका जिप्सम का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिसका जिप्सम जो होता है कि ये जिप्सम जो लवण है, इसका रासायनिक सूत्र आपका होता है CaSO4 2H2O, ठीक? इसको क्या होता है कि 393 केल्विन पर गर्म करने पर इसमें जो जल के जो अणु होते हैं वो त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में, इसका सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, वो बनाते हैं और इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस
हम लोग इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इस प्रक्रिया को। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो इसमें आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, अभी इसमें ऊपर हम व्याख्या में देखे हैं, CaSO4 2H2O। विकल्प नंबर आपका बी आपका इसमें सही है। CaSO4 इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र कहते हैं। ये CaSO4 हाफ H2O जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण जिप्सम और कैल्शियम डाइहाइड्राइड को गर्म करने पर होता है। तो वही है व्याख्या उसका सेम। अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज मिनरल क्या है? प्रश्न 13 है कि खनिज मिनरल क्या है? आपके विकल्प हैं द्रव, अकार्बनिक ठोस, गैस, युक्त सभी। तो इसमें जो आपके जो खनिज हैं वो हैं आपके अकार्बनिक ठोस। जैसे कि भूगर्भशास्त्रियों के अनुसार खनिज या मिनरल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है जिसकी संरचना रावाकृत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? विकल्प हैं आपके सोडियम, विकल्प बी है कैल्शियम, विकल्प सी है आयरन यानी लोहा, विकल्प डी है पोटेशियम। तो ये पोटेशियम जो है आपकी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। आपको बता दें कि जो क्रियाशील धातुओं में जो सबसे अधिक होती है उसकी होती है पोटेशियम की। उसके बाद आपका आता है सोडियम, पोटेशियम पहले पे आता है, फिर उसके बाद उससे कम होगा आपका सोडियम का दूसरा पाएगा, और उसके बाद आपका कैल्शियम, ये इसको तीसरा पे मानिए आएगा विकल्प के अनुसार। उसके बाद आपका आयरन चौथे पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो श्वेत धातु हम किसे कहते हैं? आपके विकल्प हैं निकेल, विकल्प बी रेडियम, विकल्प सी प्लेटिनियम, विकल्प डी पैलेडियम। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प ई, क्योंकि मूल रूप से श्वेत धातु लेड एवं लिथियम या अन्य धातुओं तथा कैडमियम, विस्मित एवं जस्ते की मिश्र धातु होती हैं। तो इसके अनुसार आपका विकल्प नंबर ई इसका आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकृत हीरो के उत्पादन में होता है? तो ये प्रश्न तो सबको मालूम होगा कि ग्रेफाइट जो होता है ये आपका सी इसमें आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेफाइट का उपयोग अभियांत्रिक हीरे के उत्पादन में होता है, और अभियांत्रित जो हीरे का उच्च दबाव और उच्च तापमान और रासायनिक इसका वाष्प जमाव भी परिस्थिति में इसका बनाया गया है। तो इसका जो 16 का आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्कृष्ट धातुओं में संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। आपका पहला विकल्प है इसमें कि ऑप्शन है उत्कृष्ट धातुओं की प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। बी है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। इसमें आपका हो जाएगा जो विकल्प ए है इसमें आपका सही हो जाएगा, विकल्प बी इसमें आपका सही नहीं है। इसके अनुसार आपका विकल्प ए, केवल एक इसमें आपका सही है, क्योंकि जो ये उत्कृष्ट धातु को धात्विक रासायनिक तत्व के रूप में माना जाता है, और उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध एवं मिश्र रूप में भी पाई जाती हैं, और यूरेनियम एवं सीसा जो उत्कृष्ट धातु के उदाहरण आपके नहीं हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 है कि निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो सामान्य ताप पे जो द्रव है वो है आपका पारा। जो पारा जो धातु होता है ये सामान्य ताप पे क्या होता है कि द्रव अवस्था में होता है। एक अधातु होता है वो उसका क्या नाम है आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो जो है सामान्य ताप पे वो भी क्या द्रव अवस्था में रहता है, पर वो अधातु होता है। अगला प्रश्न है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो आपका किस खनिज से प्राप्त किया गया था? आपका विकल्प है चूना पत्थर, विकल्प बी है आपका पिच ब्लेड, और विकल्प सी है रूटाइल, और विकल्प डी है हेमेटाइट। तो इसमें आपका जो पिच ब्लेंड है इससे आपका रेडियम प्राप्त किया गया था। विकल्प बी इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न जो कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु है। वो आपकी धातु कौन सी है? आपके विकल्प हैं तांबा, विकल्प बी चांदी, सी निकेल, डी जास्ता।
तो इसमें आपका जो तांबा है वो क्या होता है कि उस पे बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो विकल्प नंबर जो है वो ए सही है। इसके ऊपर हरे रंग की जो बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो आपका विकल्प है चूने का पत्थर, लोहे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें आपके जो विकल्प हैं चूने का पत्थर, पिच ब्लेंड और विकल्प सी है मोनोजाइट, विकल्प डी है हेमेटाइट। तो इसमें आपका जो लोहा प्राप्त किया जाता है वो है आपका हेमेटाइट से। विकल्प नंबर डी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको असत्य बताना है। तो आपके विकल्प पहला है कि जल में अधिक विलय होता है, बी है हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, और सी है आक्सीकारक है, और डी है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसमें आपका जो विकल्प ए है जल में अधिक विलय होता है, आपका ए इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है कि जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं? आपके विकल्प हैं प्रगलन, बी भर्जन, सी कैल्सीकरण, डी झाग लघुवन। तो इसमें आपका जो ए है प्रगलन, ये आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो इसमें आपका जो विकल्प नंबर सी है बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। तो इसमें आपका सी इसमें आपका सही है, क्योंकि जस्ते से जो बर्तन विद्युत लेपन की विधि में जस्ता को 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। तो 24 का आपका विकल्प सी आपका सही है। प्रश्न नंबर 25 है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है आपका? तो इसमें आपका क्या होता है कि लंबे समय तक बढ़ता है, क्योंकि जब लोहे के ऊपर वजन में कौन सा परिवर्तन होता है, तो जब जंग लगता है तो लंबे समय तक रहता है, तो उसका क्या होता है उसका वजन क्या होता है बढ़ता है, पर वो अधिक लंबे समय रहने तक के बाद फिर उसका वजन कम होने लगता है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। वैसे इसका सही उत्तर आपका ए आपका सही है। इसकी व्याख्या है कि लोहे में जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में होने लगता है। ठीक, आयरन के साथ ऑक्सीकरण के मिल जाने के कारण लोहे का वजन बढ़ जाएगा, लेकिन लोहे पर जंग लगने के लंबे समय बाद जंग के कारण लोहे के खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर लंबे समय तक अगर जंग लगा रहेगा तो लोहा धीरे-धीरे उसका वजन कम होने लगता है, इससे लोहे का वजन कम हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने मतलब बीपीएससी ने अपने अंतिम जो अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की थी, उसमें ए माना है। बीपीएससी के आंसर के अनुसार इसमें ए माना गया है, उसी आधार पर इस पे आंसर बुक में भी सही माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 26 कि जस्ते से बनता है, तो जस्ते से क्या बनता है? आपके विकल्प हैं इस्पात, बी फर्नीचर, सी विद्युत बैटरी, डी बस। तो आपके जस्ते से आपका बनता है विद्युत बैटरी। और देखिए जो जस्ता धातु का जो निष्कर्षण होता है वो मुख्यतः आपका सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेड से किया जाता है। ठीक, तो यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है और इसका जो उपयोग होता है बैटरी तथा जो क्या कहते हैं कि मिश्र धातुओं के निर्माण में इसका होता है उपयोग। तो अगला प्रश्न आप देखते हैं। ए ए एल क्या प्रश्न है 27 Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये आपका है विकल्प नंबर जो बी है चीनी मिट्टी, इसका सूत्र है। विकल्प बी आपका चीनी मिट्टी आपका इसमें सही है। प्रश्न नंबर 28 है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? तो जिंक ऑक्साइड का जो उत्पादन जो प्रयोग किया जाता है वो है आपका विकल्प नंबर डी। इसमें क्या होता है कि आपका पेंट भी होता है, विस्फोटक भी होता है
तो इसलिए आपका इसमें 1 से अधिक हो जाएगा। इसकी व्याख्या आपको बता दें कि जिंक ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसका उपयोग कई विनिर्माण प्रक्रियाओं में किया जाता है। यह जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, सिरेमिक, काँच, सिरेमिक होता है और काँच, सीमेंट, पेंट्स और मलहम जैसे कि और खाद्य पदार्थ, बैटरी इत्यादि में होता है। इसका प्रयोग द्वितीयक तौर पर विलयकों एवं विस्फोटों के निर्माण में होता है। तो इसके अनुसार आपका विकल्प नंबर डी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? इसमें जो सबसे भारी धातु आपकी है, वो है आपकी यूरेनियम। विकल्प नंबर बी आपका सही है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है, क्योंकि इसका जो परमाणु संख्या होता है, वो आपका 92 होता है और जो परमाणु भार होता है, वो होता है आपका 238.0289 यू। तो ये इसका आपका परमाणु भार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ये भी प्रश्न आपका टीआरई 3 में पूछा गया था, जुलाई वाले में। तो इसमें क्या करते हैं कि जिंक की परत हम क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। विकल्प नंबर इसमें ए आपका सही है। क्या होता है कि इसमें लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण मतलब कहा जाता है और जिंक क्या करता है कि लोहे से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। लोहे से ज़्यादा जिंक क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यह लोहे को जंग लगने से तो बचाता है या रोकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैंगनीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो मैंगनीज का जो उपयोग किया जाता है आपका विकल्प है माचिस उद्योग, बैटरी उत्पादन, फोटोग्राफी उत्पादन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका भी उत्तर जो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी, एक से अधिक, क्योंकि जो भारत के जो प्रमुख मैंगनीज उत्पादक राज्य जैसे कि आपका उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश है। इसका उपयोग माचिस माचिस में हो गया, चमड़ा में भी हो गया, फोटोग्राफी में हो गया और शुष्क बैटरियों के निर्माण में किया जाता है। तो इस हिसाब से आपका उत्तर आपका डी इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का आपका सामान्य नाम है बुझा हुआ चूना। जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है CaOH2 का सामान्य नाम बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड एक जो है अकार्बनिक यौगिक है। यह ठोस अवस्था में यानी कि सफ़ेद पाउडर जैसा दिखता है और क्रिस्टलीय अवस्था में क्या होता है, यह रंगहीन होता है। अगला टॉपिक है मिश्र धातुएं। पारद धातु मिश्रण है। तो पारद धातु आपका जो मिश्रण है वो है आपका सी, पारदयुक्त मिश्र धातु होती हैं। विकल्प नंबर आपका बी इसमें आपका सही है। क्या माफ करिए, पारदयुक्त मिश्रण धातु जो आपका विकल्प नंबर इसमें सी सही है। आपका इसमें सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका हो गया 2। पीतल एक मिश्र धातु है। देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया आपका, कितने एग्जाम में। तो पीतल का एक मिश्र धातु है आपका, वो है जस्ता तथा तांबे का। इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पीतल जो है जस्ता तथा तांबा का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर घन है प्रति घन है को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलो प्रति घन मीटर से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का जो घनत्व होगा इसमें आपका ये हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा, 8300 किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसका आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ये है सॉल्यूशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो लोहे और निकेल की, बी लोहे और क्रोमियम की, विकल्प सी तांबे और क्रोमियम की और डी लोहे और जस्ते की। तो इसका भी आपका उत्तर विकल्प नंबर ई इसमें से सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या बता दें कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे
यानी कि मूल धातु के साथ कार्बन सी और निकेल Ni और क्रोमियम Cr को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा उसमें जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है? वो कौन सी धातु जो संक्षारण नहीं करती है? तो आपके जो विकल्प हैं सोना, फिर लोहा, सी प्लेटिनियम, डी उसमें से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें भी आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो सोना एवं प्लेटिनियम धातु का संक्षारण नहीं होता है, अतः विकल्प इसमें डी आपका सही है। इसमें आपका सोना भी हो जाएगा और प्लेटिनियम, तो एक से अधिक इसमें सही हो रहा है, तो इसलिए डी आपका सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है अधातुएं। इसमें आपके टोटल 13 प्रश्न बाकी थे। इसके बाद यह पूरी तरह से रसायन विज्ञान का आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। जितने भी प्रश्न आए हुए हैं 38वीं से लेके 70वीं बीपीएससी तक, और टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के सभी प्रश्न इसमें शामिल हो जाएंगे। केवल अब 14 प्रश्न आपके बचे हुए हैं, 13 प्रश्न अभी। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। आपका रसायन विज्ञान भाग 1 हो गया, ये दूसरा पार्ट है। इसमें आपका पहला सवाल है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो इसमें आपकी जो गैस निकलती है वो निकलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका जो विकल्प नंबर डी है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के रूप हैं। तो इसका आप व्याख्या देख लीजिए कि ग्रेफाइट और हीरे दोनों ही कार्बन के अवरूप हैं, जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग-अलग होती है। हीरा जहाँ प्राकृतिक रूप में सर्वाधिक कठोर है, जैसे हीरा जितना कठोर है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है, और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का चालकता होता है। ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हीरे से अधिक मतलब होती है। जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है हीरे से अधिक ग्रेफाइट में होती है। और क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होता है और हीरा दोनों के कार्बन सहसंयोजी जो बंधों से बने होने के कारण, जैसे कि हीरा और कार्बन दोनों सहसंयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। इसलिए विकल्प नंबर आपका डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है तो शुष्क बर्फ क्या है? यह है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी प्रश्न आपका पूछा था बीपीएससी टीआरई 3 का जो पीआरटी का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न हूबहू उठा के पूछ दिया था। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कार्बन नहीं है। तो जो आपका कार्बन नहीं है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला ये सभी क्या हैं? कार्बन के अवरूप हैं। तो इसलिए इसमें का विकल्प नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन निम्न में से सबसे सख्त यानी हार्ड कौन है? हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज और प्लेटिनियम। तो इसमें सबसे जो हार्ड है, अभी हम लोग ऊपर व्याख्या में देखे हैं कि हीरा ही बहुत कठोर, सबसे कठोर होता है। इसमें विकल्प नंबर आपका ए इसमें आपका सही हो जाएगा, हीरा। अगला प्रश्न, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो आपके इस प्रश्न में आपका स्टार लगा हुआ है, इसलिए इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। अतः इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प सही होंगे और एक से अधिक विकल्प इसमें दिया नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रश्न में स्टार लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो स्टील को जब कठोर प्रदान करने के लिए इसमें क्या बढ़ाई जाती है? तो आपके जो कार्बन की जो मात्रा होती है इसमें आपकी बढ़ाई जाती है, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरा अवरूप है। तो जो हीरा आपका अवरूप है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि हीरा कार्बन का अवरूप है। ये हो गया, हीरा हो गया, और क्या बोले हैं कि हीरा और जो ग्रेफाइट था, ये दोनों कार्बन के अवरूप थे। तो इसमें कार्बन आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि हीरे और ग्रेफाइट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका जो विकल्प नंबर ई है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उनकी विद्युत चालकता समान होती है।
तो इनकी विद्युत चालकता समान नहीं होती है। अभी हम लोग अभी इसके ऊपर व्याख्या पढ़े हैं कि ग्रेफ़ाइट की जो विद्युत चालकता होती है अधिक होती है और हीरे की कम होती है। तो ये भी आपका विकल्प सही नहीं है। उनके पास समान क्रिस्टल होता है, ये भी गलत है। उनके पास समान डिग्री कठोरता होती है, ये भी गलत है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर आपका ये आपका सही है। प्रश्न नंबर 10 है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है आपका, वो हो जाएगा आपके जो विकल्प हैं लकड़ी चारकोल, ठीक? और बी है चीनी चारकोल और सी है आपका अस्थिर चारकोल और डी है दीपक की कालिख। तो जो इसमें आपका जो दीपक की कालिख है ना, ये अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। विकल्प नंबर आपका डी इसमें आपका सही है। प्रश्न नंबर 11 है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो हम लोग किसका करते हैं? हीरा का भी पढ़ेंगे, हीरा का जो अभी कार्बन का जो रूप होता है आपका, तो इसमें जो ग्रेफ़ाइट है आपका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका सही हो गया। आपके टोटल सभी प्रश्न जितने भी थे, सभी प्रश्न को इस दूसरे वीडियो में पूरे प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर इस सेशन से आपको थोड़ा भी लाभ हुआ हो या यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं।